नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, एनडीए, सीडीएस और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आइए शिक्षा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ताप विद्युत संयंत्र। बिजली उत्पादन का अधिकांश हिस्सा 60% से अधिक कोयला और भूरा कोयला यानी लिग्नाइट से पैदा होता है, जबकि जल विद्युत परियोजनाओं से लगभग 22% जल का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मोमबत्ती के जलने पर रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होती है। आगे देखिए, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। आगे देखेंगे, हवाओं की ऊर्जा होती है डी, केवल गतिज ऊर्जा। हवाओं की ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवा या पवन ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। पवन चक्कियों का प्रयोग हवा को गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है तथा इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। आगे देखेंगे, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट, यानी कि 400 से 700 नैनोमीटर। जैसे पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास 100 नैनोमीटर से 106 नैनोमीटर तक विस्तृत है। इस सौर विकिरण को परावैगनर विकिरण परास या परावैगनर विकिरण परास 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर या दृश्य प्रकाश परास 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तथा अवरक्त विकिरण परास कितना होता है? 700 से 106 नैनोमीटर में विभाजित किया गया है। आगे देखेंगे, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट, यानी 5 रुपए हो जाएगा। जैसे 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे चलाने में व्यय ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 100 गुणे 10 बराबर 1 किलोवाट घंटे हो जाएगी, एक यूनिट। और एक यूनिट विद्युत का मूल्य कितना दिया गया? 5 रुपए दिया गया है, तो 5 रुपए ही होगा। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? ये हो जाएगा, यानी वोल्टेज। विद्युत का बिल किलोवाट घंटे के मापन पर आधारित होता है। किलोवाट घंटा एक घंटा में 1000 वाट व्यय की गई विद्युत ऊर्जा है। आगे देखेंगे, एक सुरंग में 1000 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। देखिए यहाँ पर कैसे क्या हो जाएगा? एक बल्ब के जलने पर हुई कुल विद्युत खपत बराबर किलोवाट घंटा, यानी 1 वाट गुणे घंटा बटे 1000। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? 100 वाट का था और कितना? 20 घंटे थे, तो 100 गुणे 20 बटे 1000। तो यहाँ से क्या आएगा? 2 यूनिट। अतः 5 बल्बों के जलने पर हुई कुल विद्युत खपत कितनी हो जाएगी? 5 दूनी 10, यानी कि 5 को 2 से मल्टीपल कर देंगे, यानी 10 यूनिट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे पदार्थ के गुण। पहला क्वेश्चन, एक तरल किसी सिलिंडराकार पाइप में से धारा रेखीय रीति से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यदि एक द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि इसका वेग हमेशा किसी बिंदु पर परिमाण और दिशा दोनों में एक समान रहता है, तो इसे द्रव का धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। द्रव तंत्र का यह प्रवाह परतों की उपस्थिति या समांतर धारा से होता है। धारा रेखीय प्रवाह का मार्ग सरल, रेखीय अथवा वक्री इस प्रकार होता है कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर कण के वेग को प्रदर्शित करती है। आगे देखेंगे, द्रव बूंद की संकुचित होकर
न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? यहाँ पर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। यह देखा गया है कि जब किसी द्रव की बूंद को किसी बाहरी बल के अधीन जैसे गुरुत्व बल से छोड़ते हैं तो वह सिकुड़कर गोलाकार हो जाती है। पृष्ठ तनाव द्रवों के मध्य वह गुण है जिसके कारण वह न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखती है। इसी कारण जल की बूंद क्या हो जाती है? गोलाकार हो जाती है। यानी जल की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार हो जाती है, क्योंकि दिए गए आयतन पर गोला न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल रखता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्या हो जाएगा? एक ऐसी पोली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है केश नली कहलाती है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। स्याही का सूखना, सूती कपड़े पर जल की बूंदों का फैलना, पौधों की जड़ों में जल का इसके पर्ण समूह की ओर चढ़ना आदि केशिकत्व के उदाहरण हैं। आगे देखेंगे, कथन ए, लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ये सही है परंतु आर गलत है। देखेंगे कैसे। प्रथम कथन सत्य है किंतु द्वितीय कथन असत्य है। लोहे का अपेक्षित घनत्व 7.21 पारे के अपेक्षित घनत्व 13.6 से कम होता है, इसीलिए लोहे का गोले के पारे पर तैरता है, जबकि लोहे का अपेक्षित घनत्व जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए लोहे का गोला जल में डूब जाता है। एक ठोस घन पर 0.2 किलोग्राम वजन रखने पर यह जल पूरी तरह पानी में डूब जाता है। यदि वजन को हटा दिया जाता है तो घन पानी की सतह से 2 सेंटीमीटर ऊपर रहता है। घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर। एक भारहीन रबड़ के गुब्बारे में 200 सीसी जल भरा जाता है। कितना जल? 200 सीसी जल भरा जाता है। जल में इसका भार होगा यानी कि 0। जब गुब्बारे को जल से भरकर जल में रखते हैं, आरंभ में कुछ दोलन के बाद यह स्थायी हो जाता है, क्योंकि इसके भार के कारण नीचे की तरफ लगने वाला बल ऊपर की ओर लगने वाले प्रभाव बल द्वारा संतुलित हो जाता है। इसलिए जल में गुब्बारे का भार 0 होता है, क्योंकि इस पर लगने वाला परिणामी बल 0 होता है। आगे देखेंगे, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रम अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी सोना, पारा और इस्पात। सोने का घनत्व 19.3 ग्राम पर सेमी क्यूब, परिशुद्ध द्रव पारा का घनत्व 13.534 ग्राम पर सेमी क्यूब और स्टील का घनत्व 7.8 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है। आगे देखेंगे, एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिसकी विमाएं नीचे दी गई हैं, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक में अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि होगी? यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 3 मीटर लंबाई और 1.5 मीटर मिलीमीटर व्यास वाला तार। इसी तार में खिंचाऊं तो क्या होता है? डेल यानी y बराबर एफ अपान ए मल्टीपल एल अपान डेल एल होता है। तो इस सूत्र से देख सकते हैं आप, जब मान रखेंगे तो आ जाएगा। आगे देखेंगे, 3 समान पात्र ए बी और सी क्रमशः जल, पारा और मिट्टी के तेल से एक ही स्तर तक भरे जाते हैं। तीनों पात्रों के आधार पर समान टोटियां लगी है। यदि तीनों टोटी एक साल खोली जाए तो कौन सा पात्र सबसे पहले खाली होगा? यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि सी पात्र। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकात की परिघटना नहीं होती तो क्या होता? बताइए। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1, 3 और 4 होता। केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता और बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उग पाते।
बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका क्या? घनत्व। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका घनत्व कम होता है। बादल जल और बर्फ के सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें गर्म हवा पृथ्वी के धरातल से ऊपर उड़ा ले जाती है। जब किसी विशेष ऊंचाई पर बादल का घनत्व उसके औसत घनत्व के बराबर हो जाता है, तो बादल ऊपर उठने के बजाय सीधा हवा में क्या करते हैं? साथ चलने लगते हैं। आगे देखेंगे, मृदा में जल तनाव मापने के लिए किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? डी, यानी तनाव मापी। तनाव मापी के द्वारा मृदा के जल तनाव का मापन किया जाता है। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्राकथन है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रैखिक संवेग। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।